नमस्कार दर्शकों। कार्यक्रम विज्ञान प्रभा के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है विज्ञान से अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग साइंस तक। आज हम एक ऐसी रोचक यात्रा पर चलेंगे जो मानव जाति के असीम ज्ञान और अनवरत प्रयास की कहानी बयां करती है। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा और तकनीकी कौशल से अनेक चमत्कार किए हैं। जब विज्ञान ने हमें प्रकृति के रहस्य सिखाए तो अभियांत्रिकी ने उन्हें हमारे जीवन को सरल, सुविधाजनक और उन्नत बनाने के लिए प्रयोग किया। क्या आप जानते हैं, पहले वैज्ञानिक खोजें केवल ज्ञान के उद्देश्य से होती थीं, लेकिन समय के साथ इन खोजों को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में परिवर्तित कर अभियांत्रिकी ने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया। आधुनिक कंप्यूटर, विज्ञान, स्मार्टफोन, ये सभी तकनीकी चमत्कार विज्ञान और अभियांत्रिकी के समन्वय का ही परिणाम हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे विज्ञान के अभियांत्रिकी के विकास की प्रमुख कड़ी, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत जो कि नींव बने इंजीनियरिंग के, और कैसे आधुनिक युग में ये तकनीकी क्रांति मानव समाज को नई दिशा दे रही है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपके सहयात्री बनते हैं और समझते हैं विज्ञान से अभियांत्रिकी तक आधुनिक युग की यात्रा। हमारे साथ हैं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर ओंकार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो इंजीनियरिंग विज्ञान है ये क्या है? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया इसमें दो शब्द आपने सम्मिलित किए, एक विज्ञान और दूसरा इंजीनियरिंग। तो साइंस और इंजीनियरिंग का आपस में एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि जो आज हम देखते हैं वो एक इंजीनियरिंग के रूप में हमारे को दिखता है, लेकिन उसकी बुनियाद में यदि आप जाएं तो वो विज्ञान है। जैसे आप किसी इमारत को अगर देखें तो उसकी बुनियाद में आपकी एक नींव होती है जो कि उस इमारत को स्थायी रखती है। इसी प्रकार से जो हमारी पूरी मानव सभ्यता है, इसमें जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैं एक शब्द और आपके साथ में जोड़ रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो बुनियाद है वो विज्ञान है। विज्ञान ने आपको मूल रूप से किसी भी प्रक्रिया को घटित होना, उसके पीछे की जो फिजिक्स है, उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है और उसके पीछे की जो गणित है, उसके बारे में जानकारी दी। उस विज्ञान की जब हमारे को जानकारी हुई, जैसे कि आप एक यदि न्यूटन के लॉ की बात करें, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसके हिसाब से कोई भी चीज़ नीचे आएगी तो वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक बात आई विज्ञान से निकल करके। तदुपरांत लोगों ने उसको देखा कि हम ये बात सही है, ये वाजिब है, बड़ा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो उसका उपयोग करके नाना प्रकार के उपयोग हुए। इसी प्रकार से यदि आप न्यूटन के नियम देखें जिसमें कि एक्शन और रिएक्शन की बात होती है, तो यदि आप किसी जगह पर कोई बल लगाते हैं तो वो आपको रिबाउंड करता है, तो इसका भी उपयोग हुआ। तो जो आपकी आज पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री है जिसमें कि जहाज़ उड़ता है, उसमें ये जो प्रोपल्शन है, जो थ्रस्ट है, वो उसी से निकल करके आता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। न्यूटन का तृतीय नियम। जी, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे जो हमने विज्ञान में, यदि आप हमारे पूरे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की बात करें तो उसमें हम विज्ञान के जो भी मूलभूत सिद्धांत पढ़ाते हैं या आम जनमानस जिन चीज़ों को घटित होते हुए देखता है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसका ही जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक इंजीनियरिंग के रूप में आता है। और जब हम उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको कमर्शलाइज या उसको आम जन के लिए उपयोग करने के लिए निकाल देते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का स्वरूप ले लेता है। तो ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि साइंस के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करके हम इंजीनियरिंग का उपयोग करके एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको हम मास स्केल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो यदि आप आम जनमानस के हिसाब से देखें तो जो आपके दैनिक जीवन के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि आप पानी की टोटी से जब पानी लेते हैं तो उसमें नेचुरली एक पानी कहीं सोर्स से आता है और वो क्यों फ्लो करता है, उसके पीछे की एक विज्ञान है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा और जो भी उसको आउटलेट मिलेगा वहाँ से निकलेगा। इसी प्रकार से यदि आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का भी एक फ़्लो जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो ये जो हीट है, जो जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं, इसका जो संचार है उसके पीछे भी विज्ञान है।
तो इस पूरी जो आज की हमारी मानव सभ्यता है उसमें जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, मैकेनिकल गैजेट्स हों, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हों, या हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें एक बेसिक जो इसकी कैलकुलेशंस हैं वो साइंस के बेसिस पे ही होती हैं, और उसी को हम लोग जब एक परिमार्जित स्वरूप में कर देते हैं तो वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रूप में आम जन के लिए उपलब्ध होती है। सिंह साहब, हम 3 प्रमुख शाखाओं को जानते हैं जब हम इंजीनियरिंग साइंस की बात करते हैं। उसमें सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, यदि आप पूरी हमारी जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का डोमेन है, यदि आप इसके ओरिजिन को जाएंगे तो आप कई सैकड़ों साल पीछे जब आपस में लड़ाइयाँ होती थीं तो ये लड़ाइयों के लिए हमें उपकरणों की ज़रूरत होती थी। तो ये धीरे धीरे जब ये साइंस का एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के रूप में होने लगा तो सबसे पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग निकल करके आई। तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग की ही सारी जिम्मेदारी होती थी, जिसमें कि पूरी हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो वर्चस्व की लड़ाई हो, चाहे वो किसी प्रकार की आवश्यकता हो जो इसकी वजह से हमें कुछ आविष्कार करने पड़े, तो ये सब एक मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंदर समाहित होते थे। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जब हमारा इतने एप्लीकेशंस बढ़ते गए, हमारे को उसकी उपयोगिता बढ़ती हुई दिखी, तो एक आधारभूत संरचना जिसमें कि हमारी पूरी सभ्यता में जिसको युद्ध से अलग करके देखा जाए तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें फिर उसके बाद में 2 वर्टिकल हो गए, एक मिलिट्री इंजीनियरिंग हो गया और एक सिविल इंजीनियरिंग हो गया। तो जो कुछ भी मिलिट्री इंजीनियरिंग में नहीं आता था वो सब सिविल इंजीनियरिंग में आता था, जिसमें कि रास्तों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, घरों का निर्माण है, आपके और भी जो वाटर के रिजर्वायर्स हैं, जो भी कुछ आप देखेंगे जो मिलिट्री के रेलेवेंट नहीं है वो सिविल इंजीनियरिंग में आ गया। फिर जब हमारा ये इंजीनियरिंग का डोमेन बढ़ता गया, विज्ञान की उपयोगिता बढ़ती गई, हमने और इसका प्रचार प्रसार किया, इसका और समाज के लिए उपयोग करना शुरू किया, तो ये सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में इसके अंदर भी बंटवारा होता गया। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रादुर्भाव हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी के यूटिलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग निकल करके आई। सिविल इंजीनियरिंग के बाद सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनी, जिसमें कि वे सभी चीज़ें जो कि मैकेनिकल, जिसमें कि फोर्स का एप्लीकेशन होता था, जिसमें टॉर्क आता था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता था, जिसमें हीट होती थी, जिसमें एनर्जी होती थी, वो सारी चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई। उसके बाद में फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पहले वो इलेक्ट्रिसिटी भी मैकेनिकल के साथ में थी, फिर वो उसमें जब एक्सपेंशन हुआ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई। फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंटली यदि आप देखें तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की बात आई। तो जब लो वोल्टेज की बात हुई तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में कम्युनिकेशन में उसका उपयोग होने लगा, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रादुर्भाव हुआ, उसका उपयोग करके हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पैदाइश की। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 वर्टिकल बने, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके साथ में जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट था उसको भी अलग किया गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 टुकड़े हुए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर सब्सिक्वेंटली हमने कंप्यूटर साइंस की एक पैदाइश हुई, और कंप्यूटर के आने के बाद जो हमारा एक कंप्यूटर का जब से प्रादुर्भाव हुआ तो पूरा एक रिवोल्यूशन आया। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारे सिविलाइजेशन है, स्टोन एज से अगर हम शुरू करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की जो स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले स्टोन एज आई, जिसमें कि फायर की पैदाइश हुई, आग की पैदाइश हुई। फिर उसके बाद में हमारे व्हील का ओरिजिन हुआ, जिसमें कि पहिया गोल चीज़ घूम करके उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्टीम आई तो हमने स्टीम पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद में हमारा जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें इन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए हमने नाना प्रकार की उपयोगी प्रक्रियाएं बनाई, उपयोगी उपकरण बनाए। और ये कंप्यूटर के आने के बाद जब से हमारा ये कंप्यूटेशन है वो बहुत स्पीड हुई, उसमें मेमोरी बढ़ी, और उसके बाद में ये हमारे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर दोनों का समावेश करते हुए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, उसकी पैदाइश हुई। इसी इस कड़ी में साथ में जब वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जब बन रही थी, तभी जो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मटेरियल्स को मिला करके क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, कैसे एक नया मटेरियल बनता है, तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी साथ में पैदाइश हुई। इसी के बाद में सब्सिक्वेंटली उसके और भी ऑफशूट्स निकले, जिसमें मटेरियल साइंस अपने आप में एक विधा बनी। तो ये जो आप पूरी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो इसकी जो जेनेसिस है, यदि आप देखेंगे तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं और आविष्कारों की संख्या बढ़ती जाती है और उसको एक किसी विशेष डोमेन में समाहित करना संभव नहीं होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता गया। तो बंटवारा होते होते आज हमारे पास बहुत सारी
सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की विधाएं हैं। फूड अपने आप में जो भोजन है उसकी अपनी एक फूड टेक्नोलॉजी है। हमारी जो प्लास्टिक है, पॉलीमर है, उसकी अपनी एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी करके हम लोग एक अलग विधा है। हमारे पास जो हमारी सरफेस कोटिंग है जिसको हम पेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो अपने आप में एक विधा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा ये सिविलाइजेशन ग्रो किया और आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जो हमारी 21वीं सदी है, इसमें हमारी ये सारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स का आपस में जो इंटीग्रेशन हुआ है, उसी की परिणति है कि हम लोग आज इस स्थिति में हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में इंजीनियरिंग की क्या भूमिका है, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया जी। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इंजीनियरिंग वैज्ञानिक खोजों को व्यवहारिक अनुप्रयोगों में बदलती है। जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की बात करें, हम चिकित्सा की बात करें, हम आज के सबसे चर्चित विषय पर्यावरण संरक्षण की बात करें। देखिए, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है उसका अपना एक जो यूटिलाइजेशन है, हम प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाते हैं, उनको दक्ष बनाते हैं, प्रक्रियाओं को दक्ष बनाते हैं, एनर्जी इंटेंसिव बनाते हैं कि हमारी जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन मिनिमम होना चाहिए, कम से कम ऊर्जा में हमें वो आउटपुट मिलना चाहिए। और जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारे वास्तव में हम जिस लिए वो चीज़ बना रहे हैं, वो उपयोगिता भी सिद्ध होनी चाहिए। तो जो आज हमारी जो नई इमर्जिंग एरियाज़ हैं जिसमें कि स्पेस की अपनी एक जगह बन गई है, और हम लोगों ने जब इस अर्थ पे, जो ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, जो मदर अर्थ है, इस पे जो कुछ उपलब्ध था उसका जब काफ़ी हद तक हमने उसको समझ लिया और उसके आधार पर हमने अपनी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हमने चीज़ों को बना लिया, फिर हमें लगा कि इसमें सैचुरेशन सा आ रहा है, फिर हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की बात करने लगे। तो आज हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इमर्जिंग एरिया है, जिसमें कि जो हमारी एरोनॉटिक्स है, जो एरोस्पेस है, उसमें जो भी हमारे प्रोसेसेस थे, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स थे, जैसे अगर मैं आपको बहुत साधारण भाषा में आम आदमी के लिए समझाने की कोशिश करूं, तो जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम जब सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो वो मोबिलिटी से जुड़ा हुआ विषय है। पहले लोगों को पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करके जाना पड़ता था, बहुत दिन लग जाते थे अपने मंजिलों पर पहुंचने के लिए। उसके बाद इसका मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसमें हमने एक मोटराइजेशन किया, इंजन की उत्पत्ति हुई, इंजन से निकलने वाली पावर का इस्तेमाल हुआ, और फिर हमारे ये व्हीकल्स बने। जो आज अब गाड़ियाँ आप देखते हैं, ये भी एक इंजीनियरिंग का ही एक चमत्कार है, ये एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एक रिवॉल्यूशन आया। फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट के बाद लोगों ने इस नेचर से चीज़ें सीखने की कोशिश की, देखा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो यदि पक्षी उड़ सकता है तो हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं, कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाएं, कोई ऐसा हम प्रोडक्ट तैयार करें जो हमें मोबिलिटी दे। तो ये हमने जो हमारे आकाश था उसके अंदर भी अपने मोबिलिटी का एक अनूठा प्रयोग किया, जो आपको हवाई जहाज़ के रूप में दिखता है। यदि आप हवाई जहाज़ की अपनी क्षमता का आकलन करें तो वास्तव में एक बड़ी अद्भुत चीज़ है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाती है, जिसमें उसका ईंधन भी होता है, लोगों का अपना वजन भी होता है, सामान भी होता है, और कई घंटे, बहुत लंबे समय तक वो सतत रूप से फ्लाई करता है। तो ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। इसी प्रकार से यदि आप चिकित्सा शिक्षा की बात करें, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो युग है, इसमें जब हमारी जो सीमाएं हैं वो छोटी होती गई। अब हम लोग एक सीमलेस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ चूँकि इंटरनेट का जो एक्सपेंशन है अभी भी, हालांकि बहुत डिजिटल डिवाइड है, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ पर उपलब्ध है उन स्थानों को आपस में जोड़ना बिल्कुल रियल टाइम पर हो गया है। ये जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम यदि कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस धरती के किसी दूसरे कोने में है, तो हम लोग उसी प्रकार से बात कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट की क्षमता है। इसका उपयोग करके, चूँकि हमारे मानवों के जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हमने चिकित्सा के क्षेत्र में इसको टेलीमेडिसिन के थ्रू इस्तेमाल करने का एक अनूठा प्रयोग किया कि डॉक्टर हमारा हो सकता है विश्व के किसी कोने में बैठा हो, लेकिन उसके पास वो क्षमता है, उसकी जो एक डायग्नोस्टिक्स है, उसका जो एक ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी है, अपने आप में स्पेशल है, और हम उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हम रिमोटली भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हुए, इनके पीछे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक साइंस के एप्लीकेशन के रूप में ही आपको दिखती है। यदि आप उत्तराखंड विशेष की भी बात करेंगे तो इसमें भी आपको ये देखेंगे कि जो पुरानी हमारी सभ्यता थी, जिस प्रकार से वो बड़ी स्टेबल थी,
तो आपने चूंकि एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सस्टेनेबिलिटी की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे को कहीं ना कहीं हम लोगों से एक चूक हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो इस मदर अर्थ का जो एक्सप्लॉयटेशन किया, जो इसका दोहन किया, वो काफ़ी ज़्यादा किया और इस बात को दरकिनार कर दिया कि इसके कुछ और इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। देखिए, दुष्प्रभाव तो हर चीज़ का होगा। यदि सड़क पर एक वाहन चलता है तो उस वाहन का जो ईंधन है, उससे निकलने वाला धुआं, वो भी आपको किसी न किसी प्रकार से पॉल्यूट करता है। इसी प्रकार से जब हमारा हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है तो उससे भी जो धुआं निकलता है वो नेचुरली आकाश में रहता है, उसकी अभी हमारे को उसका कोई दुष्प्रभाव झेलना नहीं पड़ता परोक्ष रूप से। लेकिन आने वाले समय में यदि ये इसी प्रकार से बढ़ा तो हमारे आकाश में भी इतना कचरा होगा, इतना डेब्रिस होगा, जिसका कि हमारे सबके लिए एक बड़ा दुष्प्रभाव होना ऐसा संभावित है। जी। तो जैसे आपने बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि संसाधनों का दोहन हुआ है और हमने ज़्यादा ही दोहन कर लिया है, उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं जिसमें हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और ऊर्जा संकट की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में किस तरह से मदद कर सकता है, कैसे इन संकटों से निपटने में हमारी मदद हो सकती है? देखिए, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पूरी एक ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी में जब हम कुछ लेते हैं तो हम कुछ देते भी हैं। तो जब हमने नेचर से जब कुछ लिया, जैसे नेचर को जब हमने कॉपी करने की कोशिश की, तो जैसे हमने रात को भी दिन बनाने का एक प्रयास किया। रात को आप दिन बनाने के लिए एक ही अंतर है कि वहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर रोशनी है, वहाँ सूर्य है, यहाँ पर सूर्य नहीं। तो हमने एक आर्टिफिशियली इल्यूमिनेशन की एक व्यवस्था की, जिसके लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो पावर प्लांट्स हैं, उनकी अपनी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इसी समाज में निकल करके आ रहे हैं, इसी इन्वायरमेंट में निकल करके आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का दोहन है, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को, अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हमने पावर प्लांट्स का बेइंतहा एक्सपेंशन किया। हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे को इस सिविलाइजेशन की ग्रोथ चाहिए, तो हमने इसको ग्रो कराने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी उसको पूर्ति की पावर प्लांट्स से। अब क्या हुआ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमें ये लगा कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम दे रहा है, तो हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। तो ये जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसी की पैदाइश है कि आज आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। और विशेष करके हिंदुस्तान तो सोलर एनर्जी में बड़ा अग्रणी देश है, और जो हमारे टारगेट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। यदि हम उन तक पहुँच पाए तो हमारी जो भी ट्रेडिशनल पावर जनरेशन है वो सोलर पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि सूर्य आपको मुफ्त में सारी अपनी जो किरणें हैं देता है, यदि हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर लें और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इसी प्रकार से जो हाइड्रो एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जो आपका पानी है, जो हमारे जल स्रोत हैं, जिनके पास सफिशिएंट वाटर हेड है, उसका यदि हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसमें भी मिनिमम पोल्यूशन होता है। लेकिन इस सब के पीछे एक कैविएट है, वो ये है कि जो भी कुछ आप करेंगे उसका निश्चित रूप से दुष्परिणाम होगा। हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एक सर्कुलर एनर्जी इकोनॉमी की बात आई कि जो हमारी पूरी एनर्जी का जो साइकिल है उसको हम सर्कुलर बनाएं, कि कहीं जहाँ से शुरू होता है फिर वापस वो वहीं पर ख़त्म हुआ करके। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की बात करते हैं, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की भी बात शुरू की। जब हम ये डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका कंपनसेट करने के लिए हम एफॉरेस्टेशन की भी बात करते हैं। यदि हमारे को लगता है किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारे को पेड़ काटना है तो उससे कई गुना पेड़ लगाए जाने की भी बात होती है। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। तो जो हमारे एनवायरनमेंट के जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनमें एक सामंजस्य बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे बहुत सारे समाधान हैं। जैसे आप फूड ग्रेन की बात करें तो उसमें भी एक जो हमारी बायो इकोनॉमी है वो भी सर्कुलर बायो इकोनॉमी की बात होती है कि हमारे पास रिसाइकिल करने की क्षमता होनी चाहिए, रीयूज़ करने की क्षमता होनी चाहिए। जो मटेरियल का रिक्लेमेशन है, जो हम उपयोग कर लेते हैं, जब हम उसको वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं तो उसका भी कैसे हम इस्तेमाल करके उसको सदुपयोगी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग दुनिया के विभिन्न शहरों में चल रहे हैं जिनको कि जीरो कार्बन सिटी बनाने का टारगेट है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से वो रोल मॉडल होंगे। और हमारे देश में भी ऐसी बहुत बड़ी क्षमता है जिसका कि उपयोग हम लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, आप एक तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। हम इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करते हैं जी। आज भी प्राथमिकता है युवाओं की वो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को अपनाएं। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाला युवा रोज़गार की
दृष्टि से कहाँ पर खड़ा होता है, और यदि नवाचार की भी बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो हमारा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इसमें देश में लगभग 13-14 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो 2.5-3 लाख हर साल निकलते होंगे। तो ये जो इनके अंदर जो क्षमताओं का विकास है, वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, उसका जो पाठ्यक्रम है, वो उनके अंदर वो सभी क्षमताएं देने का प्रयास करता है, जिससे कि वो अपने आने वाले जीवन के 3 से 4 दशक चीज़ों को सीख करके और उसको मतलब लर्न करके, उसको अनलर्न करके और रीलर्न करके अपने जीवन यापन कर सकें। जहाँ तक रही नवाचार की बात, तो नवाचार के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि नवाचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। जो हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, वो उसके अंदर वो सारी बेसिक कैपेबिलिटीज़ देने का प्रयास करती है। अब यदि बच्चे के अंदर वो सारी समझ है, यदि वो जानता है कि मेरे ये पर्टिकुलर चीज़ का एप्लीकेशन कैसे होना है, तो वो निश्चित रूप से उसका सदुपयोग कर सकता है। जैसे आप आज की तारीख में यदि आप इनोवेशंस की बात करें, तो हमारे सर्विस सेक्टर का जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की इकोनॉमी में, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि आपका आईटी क्षेत्र का उपयोग आपके यूपीआई में हुआ, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो है डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें कि आपके रिक्शे चलाने वाले, ठेले पे सामान बेचने वाले सभी क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। उसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ। इसी प्रकार से यदि आप सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी की तरफ देखें, तो जो स्विगी है, जोमेटो है, जिन्होंने इसी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, अब आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे नए नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसके आधार पर एक नए एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत हमारे को आज की तारीख में, हमारे जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी इस प्रकार के प्रयोग करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारा स्पेस सेक्टर है, उसमें विशेष करके एक सरकार का भी प्रयास है, और इस प्रयास की परिणति ये होगी कि हो सकता है आने वाले समय में छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट्स बहुत सारे हमारे स्टार्टअप्स की तरफ से निकल करके आएँ। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, ये तो हमारे आपके मस्तिष्क की पैदाइश है। कभी भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको फ्रक्टिफाई करें, आप उसको मूर्त रूप दें। ये हमारी उस व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, या उसको वो आइडिया किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करना चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जिसके पास वो आइडिया है वो उसको एग्जीक्यूट भी कर सके, लेकिन आइडिया की डेथ नहीं होनी चाहिए। आइडिया यदि किसी के पास है तो उसको उपयोग किसी न किसी को करना चाहिए। तो जो हमारा इनोवेशन का जो पूरा एक इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का देश है, इसमें सबके लिए एक किसी सरकार से उम्मीद करना कि आप इसको कुछ रोज़गार दे पाएंगे, वो संभव नहीं है। सबको अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राओं को। और एजुकेशन जो है वो आपको बेसिक कैपेबिलिटी दे सकती है। इनोवेशन को आप पढ़ा नहीं सकते, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो व्यक्ति के अंदर जो बेसिक नॉलेज है उससे पैदा होती है। लेकिन सरकार अनुसंधान को तो बढ़ावा दे सकती है। जी, सरकार की तरफ से बहुत प्रयास है। सरकार ने नई स्टार्टअप के लिए आप देखते होंगे कि स्टार्टअप सीड फंडिंग की स्कीम है। अभी इनोवेशन और रिसर्च को लेकर के ANRF करके एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। आपने देखा होगा कि जो बच्चों के अंदर जो हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप की एक स्कीम, बड़ी अच्छी स्कीम लेकर के आए। लेकिन ये इतना बड़ी आबादी का देश है और इतनी ज़्यादा संख्या में युवा हैं कि इनके जो सुखद परिणाम है दिखने में थोड़ा समय लगेगा। इंजीनियरिंग विज्ञान को प्रोफेसर सिंह आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये तकनीकी उन्नति का माध्यम है या सामाजिक विकास का माध्यम? देखिए, ये दोनों जो तकनीकी विकास और सामाजिक उन्नयन, तकनीकी उन्नयन, सामाजिक विकास, जो जैसे भी आप जोड़ें, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आप अलग नहीं कर सकते। यदि हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सामाजिक आवश्यकता है जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट हुआ। यदि हमारे को लगता है कि हमारे पास, जैसे आप देखें, यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले आपके टेलीफोन्स की कनेक्टिविटी होने में 24-24 घंटे लगते थे। ट्रंक कॉल बुकिंग होती थी और वो कॉल कभी भी ड्रॉप हो जाती थी। उसके बाद में जब वो टेक्नोलॉजी हमारी मैच्योर हुई कम्युनिकेशन की, वायर्ड टेक्नोलॉजी, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद में हमारा ये मोबाइल कम्युनिकेशन आया। आज हमारे पास जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें कन्वर्जेंस हो रहा है। हम
2G 1G 2G 3G 4G अब 5G तक चले गए। तो ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हम मोबाइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये हर एक व्यक्ति को समझ में आएगी ये बात कि आप उसके अंदर कैमरा भी है, उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, आप डेटा ईमेल भी कर लेते हैं, डेटा भी एक्सचेंज कर लेते हैं, स्टोरेज भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, और आप उसको एक जो कंप्यूटर की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती थी वो भी हम मोबाइल में डालते जा रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, इसके पीछे हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास 24/7 हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक चिंता का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हाइपोथेसिस है वो फेल होती है। क्योंकि हम लोग जब कन्वर्जेंस करते हैं तो एक मोबाइल का फ़ोन आपको 24/7 काम करने की क्षमता दे देता है। तो ये निश्चित रूप से आपके ऊपर इसके कुछ बायोलॉजिकल एडवर्सिटीज़ भी आपके साथ में हो सकती हैं। हमारी जो इकोसिस्टम जो एम्बियंस है उसमें भी हम कुछ चीज़ें चाहते हैं। जैसे हमने एयर कंडीशनिंग की बात की, हमने जो बाहर का टेम्परेचर है उससे लड़ने के लिए अंदर के वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास किया, तो वातानुकूलन आया। वातानुकूलन तो कर लिया, लेकिन वातानुकूलन के साथ साथ में हमने यहाँ की हीट निकाल के कहीं बाहर फेंकी, तभी हम अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो वो हीट कहीं किसी दुष्प्रभाव के रूप में दिख रही है। तो ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है और जो सोशल डेवलपमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी का उद्भव तभी होगा जब आपकी समाज की ज़रूरत हो। प्रोफेसर सिंह, आप एक शिक्षाविद भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा इंजीनियरिंग का करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो जो इंडस्ट्री है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप है, और जो वैश्विक जो हमारी प्रतिस्पर्धा है उसके अनुकूल है। देखिए, जो भी कोई भी पाठ्यक्रम, मैं इस बात का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम कभी डेफिशिएंट पाठ्यक्रम नहीं चलाना चाहता। हर एजुकेशन सिस्टम एक कंटेम्प्रेरी नीड के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाता है, लेकिन ये उम्मीद रखना किसी भी इंडस्ट्री को कि आपके लिए एक रेडीमेड प्रोडक्ट निकल के आएगा उस एजुकेशन सिस्टम से, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि यदि कोई आप ग्रेजुएट की बात करें, किसी पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, तो जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसके अंदर एक बेसिक कॉम्पिटेंसी पैदा करना एजुकेशन सिस्टम का काम है। अब उसके बाद में उन कॉम्पिटेंसीज़ का इस्तेमाल करना वो उस व्यक्ति की आवश्यकता है, और उस पर्टिकुलर आवश्यकता के हिसाब से जो इंडस्ट्री होगी उसकी आवश्यकता है। अब हमारे पास आज के समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं निकालता। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी का असेसमेंट जब करते हैं, स्वाभाविक है कि क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, क्योंकि सिस्टम जो हमारा साइज़ है एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा है, और इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम के साइज़ में क्वालिटी को वास्तव में एश्योर करना और ये इंश्योर करना कि जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो होगा, मुश्किल काम है। लेकिन जहाँ तक करिकुलम की बात है, करिकुलम अच्छा बना देने से भी काम नहीं होगा। काम तब होगा जबकि हमारी क्लासरूम में जो डिलीवरीज़ हैं और जो पढ़ने वाला है और जो पढ़ाने वाला है, दोनों के अंदर एक समझ हो कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और उसको पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब ये आपसी सामंजस्य होगा तो हमारी जो डिलीवरीज़ हैं वो अप टू द मार्क होंगी। यदि आप किसी भी आज का जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको यदि देखेंगे या किसी इन्वेंशन को देखेंगे, तो जो इन्वेंटर था वो कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन धारित करने वाला व्यक्ति नहीं था। जो हमारा टेक्नोलॉजी आज के स्वरूप में बना, जो जिस भी स्वरूप में है, यदि आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें तो एक और आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्री में बनता है, और उसी का एक पैरेलल एक और भी हमारी एक पैरेलल सेगमेंट है सोसाइटी में जो कि उसी प्रकार का बनाती है, जो कि एक डार्क साइड है। ऐसा नहीं है कि जो आप रिवॉल्वर हम एक किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेते हैं उस प्रकार के कोई उपकरण और लोग नहीं बनाते हैं, वो एक डार्क साइड है। इसका मतलब उनके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक जुगाड़ से चीज़ें बना लेते हैं। तो जो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास वो समझ है तो जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हायर एजुकेशन सिस्टम हो, आपका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हो, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक बेसिक कैपेबिलिटी जो भी ह्यूमन बीइंग उसके संपर्क में आते हैं या उसमें इनरोल होते हैं उनके अंदर पैदा करे। और जो करिकुलम है, करिकुलम का अपडेट होना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि हमारा करिकुलम अपडेटेड है। करिकुलम अपडेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन जो बच्चे हैं और जो अध्यापक हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि पढ़ने वाला
वाला एक ही बार पढ़ेगा और पढ़ाने वाले के पास भी एक ही बार अवसर है। यदि वो शिक्षक और छात्र दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अध्ययन अध्यापन करेंगे तो निश्चित रूप से क्षमताओं का विकास होगा। आप देखते होंगे कि यदि एक 60 की कैपेसिटी का क्लासरूम है, उसमें एक बच्चा टॉप करता है और एक बच्चा स्ट्रगल करता है, तो ये पढ़ाया तो एक ही चीज़ गई, लेकिन उस व्यक्ति विशेष की क्षमता थी, उसकी विशेष दिलचस्पी रही होगी, जिसकी वजह से उसने अपने व्यक्तिगत प्रयास करके जो कुछ उसको उपलब्ध हुआ उसका सदुपयोग किया। मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करना होगा आपको, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास। तो एजुकेशन में भी ये लगता है, ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, इसमें सबको अपना अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना पक्ष देखना होगा। तो प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि कैसे विज्ञान की अनंत खोजें और सिद्धांत समय के साथ अभियांत्रिकी में बदलते गए और कैसे इस समन्वय ने हमारे जीवन को तकनीकी रूप से समृद्ध, सुरक्षित और आसान बनाया। हमने देखा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से लेकर न्यूटन के गति नियमों ने थर्मोडायनामिक्स से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक हर एक वैज्ञानिक खोज ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नए आयाम खोले। इन प्रेरणादायक उपलब्धियों ने न केवल उद्योग, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित किया, बल्कि समाज को नए स्वरूप में ढाला। इस आधुनिक युग में विज्ञान और अभियांत्रिकी के बीच का ये जुड़ाव हमें अगले तकनीकी चमत्कारों की ओर अग्रसर कर रहा है, चाहे वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, स्मार्ट शहर हो या फिर ग्रीन एनर्जी के समाधान। हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।